नमस्कार दोस्तों, एनबीटी के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आमोद हूँ, मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड की तरह काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरैल्जिया के बारे में। ये एक दर्द की कंडीशन है और हम बात करेंगे कि ये क्यों होती है या ये क्या होती है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और इसके डायग्नोसिस और उपचार के लिए हमारे पास क्या-क्या विकल्प हैं। तो आइए पहले सवाल पे चलते हैं कि ये पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरैल्जिया होता क्या है? तो बचपन में जब हम सब लोगों को चिकन पॉक्स होता है तो उसका जो वायरस होता है वो हमारे शरीर के अंदर ही रह जाता है और वो नसों में रहता है। तो किसी भी कारण अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाए तो इस वायरस को एक मौका मिल जाता है कि ये फिर से उभरे और प्रॉब्लम कॉज करे। तो ये नसों के द्वारा फैलता है और मान लीजिए एक नस में ये फैल रहा है तो जहाँ-जहाँ वो नस जाती है वहाँ-वहाँ पे इसका रैश आता है। तो प्रॉब्लम रैश से शुरू होती है और जैसे-जैसे रैश हील करता है कभी-कभी वो दर्द छोड़ जाता है और अगर ये दर्द 90 से 120 दिन से ज़्यादा रहे तो इसको हम पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहते हैं। और ये जो कंडीशन है, ये जो दर्द की प्रॉब्लम है, ये 1 साल तक तो इम्प्रूव करती रहती है, लेकिन उसके बाद इसमें जो इम्प्रूवमेंट या सुधार आता है वो बहुत धीमा हो जाता है और कभी-कभी ये परेशानी ज़िंदगी भर के लिए भी रह सकती है। तो ये देखा गया है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर 60 साल के लोगों से ज़्यादा की उम्र के लोगों में पाई जाती है और अगर किसी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम है, चाहे वो कोई कैंसर जैसी बीमारी की वजह से हो या इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयों की वजह से हो, जैसे हम कोई किडनी ट्रांसप्लांट या कोई रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस में देते हैं या कोई कीमोथेरेपी की वजह से हो, इन सब किसी भी कारण से अगर इम्यूनिटी कम हो तो इस वायरस को एक बार उभरने का मौका मिल जाता है। और अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की जो जिनमें ये कंडीशन ज़्यादा लंबी रहती है, दर्द ज़्यादा लंबा रहता है, तो उन रिस्क फैक्टर्स में आते हैं कि अगर आपका रैश बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में है या वो बहुत ज़्यादा सीवियर रैश है, तो इस प्रॉब्लम का रह जाने का चांस बढ़ जाता है। और ज़रूरी है कि जब ये रैश आए तो एंटीवायरल्स जो दवाइयाँ होती हैं उनको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल किया जाए और आपके दर्द को एग्रेसिवली यानी कि बहुत जितना ज़्यादा हम कोशिश करके कंट्रोल कर सकते हैं उसको उतने अच्छे से कंट्रोल किया जाए शुरुआत से ही। अब हम बात करते हैं कि इस कंडीशन के सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो सिम्पटम्स में सबसे पहले तो जो दर्द होता है वो जलन की तरह या एक बिजली के झटके की तरह उस एरिया में महसूस होता है जहाँ पे रैश आया होता है। अब ये जो दर्द है ये अपने आप से भी उठ सकता है और कभी-कभी छूने से आता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे रैश है और ये कपड़ा अगर उस जगह से छू रहा है तो उसकी वजह से आएगा या नहाते हुए जब कभी पानी डाला जाए इस जगह में तो उससे दर्द आ सकता है। तो ये जगह जो है उसकी सेंसिटिविटी जहाँ पे रैश आता है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और वो जगह हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, मतलब उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और कभी-कभी जैसे-जैसे रैश हील होता है वहाँ पे एक स्कार छूट जाता है और बहुत बार मांसपेशियों की कमज़ोरी की वजह से भी उस एरिया में दर्द या कमज़ोरी महसूस हो सकती है। तो इस कंडीशन का डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ज़्यादातर केसेज़ में जिस तरीके का वो रैश दिखता है उसी से डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं जो भी हम करवा करके उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हर्पीस की प्रॉब्लम है, पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरैल्जिया वाला हर्पीस की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अब चलते हैं आगे सबसे ज़रूरी और अहम सवाल पे कि इस दर्द को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल पेन किलर्स हम दवाइयाँ खाते हैं वो इस कंडीशन में उतने अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो इस कंडीशन के लिए हमें खास दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिन्हें हम न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस कहते हैं, यानी कि सरल भाषा में बोला जाए तो नसों पे काम करने वाली दवाइयाँ। और ये विभिन्न प्रकार की होती हैं और इंडिविजुअल मरीज़ को देख कर के सिलेक्ट किया जाता है कि उनके लिए सबसे अच्छी दवाई कौन-सी रहेगी। और जो इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं उसको भी हम अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दवाई का साइड इफ़ेक्ट है कि नींद ज़्यादा आना, तो उसको अगर रात में इस्तेमाल किया जाएगा तो अगर आपकी नींद दर्द की वजह से ख़राब हो रही है, तो वो हमारे फ़ायदे में होगी।
कि हम ऐसी दवाई रात में दे रहे हैं जिससे आपको नींद आए, तो वो परेशानी भी कम हो जाए। उसके इन दवाइयों के अलावा पैचेज़ आते हैं स्पेशल तरह के, जो उस एरिया में लगाए जाते हैं जहाँ पे परेशानी है, और वो उस वहाँ की चमड़ी को, स्किन को सून करते हैं, उससे दर्द कम होता है। इसके अलावा ओपियोइड्स यानी कि मॉर्फिन जैसी जो दवाइयाँ होती है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, उनको भी कभी-कभी इस्तेमाल किया जाता है। और एक और प्रभावशाली विकल्प जो हमारे पास है वो है इंजेक्शंस का। तो जिस एरिया में ये प्रॉब्लम है, उस एरिया में जो नसें जा रही हैं उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं। उनकी काम करने की क्षमता को कम कर सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी से या क्रायो एब्लेशन से। क्रायो एब्लेशन एक अच्छा विकल्प है, नया विकल्प है, जिसमें हम नसों को एक तरीके से फ्रीज कर देते हैं -80 डिग्रीज तक। तो उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो वो दर्द के सिग्नल्स जो उनके थ्रू जा रहे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं और हमें उसमें आराम आता है। इसके अलावा सारी की सारी नसें जो दर्द लेके जाती हैं दिमाग तक, वो स्पाइन से होके जाती हैं। तो बहुत बार हम स्पाइन के अंदर भी इंजेक्शन करते हैं ताकि ये जो प्रक्रिया है ये रुक सके और आपको दर्द में आराम मिल सके। इसके अलावा काफ़ी सारी और एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर्स और सिम्पैथेटिक ब्लॉक्स। ये सब हम उनमें इस्तेमाल करते हैं जिनमें बाकी सारी चीज़ों से आराम ना आ रहा हो। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस कंडीशन के इलाज के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो अगर आप कोई परेशानी है या आपके जानकारी में किसी को ये परेशानी है, तो प्लीज़ सफ़र ना करें और इन विकल्पों का इस्तेमाल करके अपने दर्द को कम करें या उससे निजात पाएँ। तो अंत में मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी चीज़ पे आप और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या कोई क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हम उनका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार।